है उसमें आज हम लोग पार्ट 2 करेंगे। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 2025 ग्रेजुएट लेवल के जो भी एग्जाम्स कंप्लीट हो चुके हैं उनका आंसर की जारी किया गया था। जीके जीएस का टॉपिक वाइज कंप्लीट हम लोग इसमें कवर कर रहे हैं, जिसमें कि एक लेक्चर ऑलरेडी हो चुकी है। ये पार्ट 2 वीडियो है। ये अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए रामबाण साबित होंगे। सभी प्रश्न जो है यहीं से आने वाले हैं। तो हमने इससे संबंधित जो भी जानकारियाँ थी, जो भी इंस्ट्रक्शन था, वो सारा मैंने फर्स्ट क्लास में दे दिया था। इस क्लास में फिर हम लोग डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं, कोई भी बातचीत नहीं, कोई भी बकवास नहीं, सीधे कंटेंट पे आते हैं और अपना पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये ट्वेल्थ लेवल के वाले रामबाण साबित होने वाले हैं। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन तक हमने पार्ट 1 में कंप्लीट कर लिया था। यहाँ से हम लोगों ने 200 क्वेश्चन से 101 से 200 क्वेश्चन तक स्टार्ट करना है। पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि 1610 ईस्वी में, पहला क्वेश्चन यहाँ पे 1610 ईस्वी में डचों ने निम्नलिखित में से किस स्थानों पर एक कारखाना स्थापित किया जो बाद में कोरोमंडल क्षेत्र के लिए डच निर्देशालय का मुख्यालय बन गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा और वो है पुलिकट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जिसका नाम है पुलिकट। क्वेश्चन नंबर 102 में है, किस घटना ने ब्रिटिश विलय नीति के अंतिम पतन को चिन्हित किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1857 का विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 103 में है, मस्की अशोक शिलालेख भारत के किस राज्य में स्थित है? देखिए ये क्वेश्चन फिर से रिपीट कर गया। इसका राइट है ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 104 में है, अंग्रेजों द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा औपचारिक रूप से किस वर्ष शुरू की गई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1835 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि किस चीनी यात्री ने शिलादित्य नामक मैत्रक शासन का उल्लेख किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ह्वेनसांग ने। अगला प्रश्न है वो आपके सामने है 106 नंबर, और उस प्रश्न में है, दूसरी शताब्दी के मध्य में मथुरा और गुजरात पर शासन करने वाला रुद्रदामन किस वंश से संबंधित था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा और ये हो जाएगा शंख वंश से संबंधित था। अगला प्रश्न है वो आपको दिखाई दे रहा है प्रश्न नंबर 107, और ये प्रश्न है 107 नंबर में, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पे भारत की जनसांख्यिकी रूपरेखा औपनिवेशिक शासन द्वारा आरोपित सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन को दर्शाती है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर स्वास्थ्य देखभाल पोषण के स्थिति का सबसे सटीक वर्णन करती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा उच्च जन्म और मृत्यु दर के साथ निम्न जीवन प्रत्याशा, और ये ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 108 है कि महात्मा गांधी की ओर से 1932 के पूना समझौते पर किसने हस्ताक्षर किए थे? क्योंकि उस समय वो जेल में थे, पूना के यरवदा जेल में महात्मा गांधी थे। तो महात्मा गांधी की तरफ से जो उस समय हस्ताक्षर किए थे वे थे पंडित मदन मोहन मालवीय। ठीक है, पंडित मदन मोहन मालवीय ने। प्रश्न नंबर 109 है, अजंता की गुफाओं का उल्लेख निम्नलिखित में से किस यात्री के यात्रा विवरण में मिलता है? तो ऑप्शन नंबर बी, ह्वेनसांग का यात्रा विवरण में मिलता है। क्वेश्चन 110 में 1937 में प्रस्तावित वृद्धा बुनियादी शिक्षा योजना से कौन सा आंदोलन या विचार संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर डी, नई तालीम या बुनियादी शिक्षा वृद्धा बुनियादी शिक्षा योजना से संबंधित है। अगला प्रश्न का बात हम लोग करते हैं, प्रश्न नंबर 111। इसमें है, मौर्य काल में रज्जुक जो है, रज्जुक किसे कहा जाता था? तो मौर्य काल में जो रज्जुक है ये प्रांतीय अधिकारी, यानी क्वेश्चन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर होगा। 112 नंबर प्रश्न में है, किस राजवंश के दौरान कुतुलुग ख्वाजा के नेतृत्व में मंगोलों ने दिल्ली को घेराबंदी की और काफ़ी नुकसान पहुंचाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा खिलजी वंश ने। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। प्रश्न 113 में है, प्रमुख उग्रवादी नेता बाल गंगाधर तिलक ने मराठा नामक समाचार पत्र किस भाषा में लिखा था? तो इन्होंने अंग्रेजी भाषा में लिखा था। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न 114 में है, किस ब्रिटिश वायसराय ने कांग्रेस को भारतीय आबादी के केवल सूक्ष्म अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करने वाला बताया, जिससे इस राजनीतिक प्रासंगिक खारिज हो गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। प्रश्न 115 में है, प्रश्न 115 में आपको दिखाई दे रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उन कारकों से संबंध में गलत है जिन कारकों ने सिपाहियों की भावनाओं को भड़काया और 1857 के विद्रोह का कारण बना? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, सिपाहियों पर अपनी जाति चिन्ह पहनावे यानी पहनने और अपनी जाति का पालन करने की बाध्यता जो है ये गलत है, ये वहाँ पे नहीं था। 1857 का जो विद्रोह होने का बहुत सारा कारण था, लेकिन सिपाहियों पर अपनी जाति चिन्ह पहनने और अपनी जाति का पालन करने की कोई बाध्यता नहीं थी। वो तो चाहते थे कि सभी सिपाही एक जैसा दिखे, हिंदू मुस्लिम ईसाई किसी का भी फर्क ना हो। तो ऑप्शन नंबर बी विल भी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 की बात करें तो यहाँ पे है, रियासतों में एंग्लो इंडियन और नौकरशाहों के लिए
क्या शब्द था? तो उनके लिए जो शब्द था उसका नाम था जागीदारी, जागीदार या जागीदारी। ऑप्शन नंबर सी सॉरी गैर मुल्की। उनके लिए जो शब्द था वो था गैर मुल्की, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं प्रश्न नंबर 117 का बात करें तो 117 नंबर प्रश्न में आप देख पा रहे होंगे कि रामगुप्त की विधवा का क्या नाम था। रामगुप्त जो है उनकी जो बीबी है वो किसी और से फंस गई थी, जिसके कारण से रामगुप्त को मरवा दिया गया था। ये बहुत पुराने से चलते हुए आ रहा है। तो रामगुप्त की जो विधवा का क्या नाम था जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक राजा को हराने के बाद विवाह किया था? तो इनकी राइट आंसर हो जाएगी ध्रुव देवी, ध्रुव देवी। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। प्रश्न 118 की बात करें तो अपदस्थ नवाब वाजिद अली शाह के पुत्र विरजिस कद्र को किस स्थान की एक रियासत का नया नवाब घोषित किया गया था? अपदस्थ नवाब वाजिद अली शाह के पुत्र विरजिस कद्र को किस स्थान की एक रियासत का नया नवाब घोषित किया गया था? ऑप्शन नंबर सी लखनऊ का। प्रश्न 119 से बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सन्यासी विद्रोह के तत्कालीन कारक माने जाने का संदर्भ को संदर्भित कर रहा है? देखिए, सन्यासी विद्रोह ये आनंदमठ उपन्यास से लिया गया है और उस समय एक ये भी था कि हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के बीच पवित्र स्थानों पर जाने वाले तीर्थयात्रियों पर अंग्रेजों द्वारा प्रतिबंध लगाया जा रहा था। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 120 में है कि हड़प्पा नगरों में गढ़ों का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो हड़प्पा नगरों में गढ़ों का मुख्य उद्देश्य क्या था? प्रशासनिक और सार्वजनिक कार्यों का आयोजन करना। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 121 में है हड़प्पा कालीन मोहरों पर सामान्यतः किस पशु पक्षी का चित्रण किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यूनिकॉर्न। ये बहुत ही अच्छा है, ये क्वेश्चन भी एक बार रिपीट कर गया, ये भी वही क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में एसएससी ने भी इसे पूछा है। क्वेश्चन नंबर 122 है कि 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा डैश इसके बाद आपको बताना है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा भारत में अलग अलग विधि आयोग बनाया गया था। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा अलग अलग विधि एक्ट बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। देखिए, हमें क्विक करना है, एक रिवीजन के तौर पे या फिर एक क्वेश्चन को समझिए तो रटना है यहाँ पे, क्योंकि नेक्स्ट एक मंथ बाद एग्जाम होने वाली है एनटीपीसी 12th लेवल का। इसीलिए अब चार्टर एक्ट के बारे में मैं चाहूँ तो चार्टर एक्ट के बारे में पूरा डिटेल से आपको 10 मिनट समझाऊँ, लेकिन वो टाइम यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे है कि जल्दी से आपको ये कवर करना है, खत्म करना है, आप इसे 2 बार 3 बार वीडियो को रिपीट मोड में देख पाएँ, इसीलिए इसे कवर करने क्योंकि हूबहू क्वेश्चन आ सकता है, अगल बगल से नहीं आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे 123 नंबर में कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक 1292 ईस्वी में भीलसा यानी विदिशा वर्तमान नाम है के अभियान से जुड़ा? तो राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न का बात किया जाए, अगला प्रश्न नंबर 124 में है भारत पे प्रथम विधि आयोग का जो नेतृत्व है ये किसने किया था? तो प्रथम विधि आयोग का नेतृत्व लॉर्ड मैकाले ने किया था, इसलिए ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 125 में है अमरावती स्तूप का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा कराया गया था? तो अमरावती का जो निर्माण है सतवाहन शासक द्वारा कराया था। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 126 में है प्रिवी पर्स, ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया, प्रिवी पर्स क्या होता है? तो प्रिवी पर्स क्या होता है? एकीकरण के बाद राजकुमारों को दी जाने वाली पेंशन को प्रिवी पर्स कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट हो गया, जो भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है उनकी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 127 से मैं देख रहा हूँ। ठीक है, इंपीरियल सर्विस स्कीम 1885 का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कि ब्रिटिश रक्षा के लिए सेना जुटाना, जिसका भुगतान रियासतों द्वारा किया जाएगा, यानी ब्रिटिश रक्षा के लिए यानी गोरों की रक्षा के लिए सेना जुटाया जाएगा, जिसका कि भुगतान रियासतों द्वारा यानी कि जो भारत के देशी रियासत थे, प्रिंसली स्टेट थे, वो उनको पेमेंट करेंगे। प्रश्न 128 में है 1741 में कोलाचेल की लड़ाई के दौरान मालाबार क्षेत्र में किस शक्ति के निर्णायक हार का सामना करना पड़ा था? यानी किस शक्ति को निर्णायक हार का सामना करना पड़ा था? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी को निर्णायक हार का सामना करना पड़ा था। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। प्रश्न 129 में है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने उत्तरी कोरोमंडल तट पर पेटापुली में अपना कारखाना किस वर्ष स्थापित किया था? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1606 ईस्वी में जो है कोरोमंडल तट के पेटापुली में अपना कारखाना स्थापित किया था। प्रश्न 133 में है वर्ष 1945 में वराली जनजाति किसान संघर्ष भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था? वराली जनजाति का किसान संघर्ष किस राज्य में हुआ था? तो ये महाराष्ट्र में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। प्रश्न 131 में है प्रारंभिक हिमाचल प्रदेश प्रांत के निर्माण के लिए 1948 में किस क्षेत्र को शामिल किया गया था? तो उस समय शिमला की पहाड़ियों को शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 132 में है किस अधिनियम ने महारानी को उच्च न्यायालयों की स्थापना के लिए लेटर्स पेटेंट जारी करने का अधिकार दिया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के द्वारा ये किया गया था।
प्रश्न 133 में 1857 के विद्रोह के निम्नलिखित प्रमुख केंद्रों में से किसे सितंबर 1857 में विद्रोही ताकतों ने से वापस ले लिया गया था? तो ये दिल्ली को ले लिया गया था। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। प्रश्न 134 में है, महात्मा गांधी ने 1946 में नोआखली की यात्रा क्यों की? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, धार्मिक हिंसा के बाद सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए, इसलिए ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न 135 का बात करते हैं। 135 प्रश्न में है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासन 1292 ईस्वी में भिलसा विदिशा के अभियान से संबंधित था? ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड हो गया, अभी जस्ट थोड़ा देर पहले रिपीट हुआ था इसी वीडियो में। तो उसका जो राइट आंसर हो जाए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न 136 में है, गुप्तों के बाद राष्ट्रकूटों ने भारत के किस हिस्से पर प्रभुत्व रहा? तो दक्कन, यानी जो दक्कन भारत का क्षेत्र है, नीचे का महाराष्ट्र के एरिया, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये सारी के एरिया पर किसका रहा कब्जा? तो राष्ट्रकूटों का कब्जा। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। प्रश्न 137 की बात करें तो ब्रिटिश शासन के दौरान इंडिया पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन IPTA ने क्या भूमिका निभाई? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कला के माध्यम से असहमति व्यक्त की। क्योंकि देखिए ये थिएटर आप क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है, इंडिया पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन। तो जब क्वेश्चन में ही थिएटर छुपा हुआ तो थिएटर कला से संबंधित ही होता है, नृत्य से संबंधित होता है। तो कला के माध्यम से अपनी असहमति व्यक्त की थी। 138 नंबर क्वेश्चन में कि 1602 ईस्वी में स्थापित निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी वेरेनिगडे ओस्टिंडेस कैम्प्रिगो यानी VOC के नाम से जानी जाती है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी को वेरेनिगडे ओशियांडिजो कैम्प्रिगो के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न का बात करें, प्रश्न नंबर 139 प्रश्न में आपको देखने को मिल जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के निम्नलिखित में से किस एक्ट द्वारा अनिवार्य किया गया कि ब्रिटिश भारत क्षेत्रों में सिविल कर्मचारियों का चयन प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्टर एक्ट 1853, यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 140 का बात करें तो 140 नंबर प्रश्न में है, भारत में प्रशासनिक सुधार में मोरारजी देसाई के योगदान की स्मृति में 29 फरवरी 2025 को उनकी 129वीं जयंती मनाई गई। देश के प्रशासन को पुनर्गठित करने के लिए 1966 ईस्वी में निम्न में से किस आयोग की अध्यक्षता उनके द्वारा की गई थी? क्वेश्चन जानबूझकर लंबा किया गया ताकि छात्रों को पढ़ने में 1 मिनट लग जाए। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, प्रशासनिक सुधार आयोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे आपका शिफ्ट लिखा हुआ है कि ये RRB NTPC ग्रेजुएट लेवल में किस शिफ्ट को पूछा गया था, किस दिन को पूछा गया था। साथ में यहाँ पे राइट कितने छात्रों ने इस क्वेश्चन का राइट आंसर दिया है, कितने छात्रों ने यहाँ पर रॉन्ग आंसर दिया है, वो चीज़ें लिखी गई है। क्योंकि मैंने इस वीडियो में शुरू में शायद नहीं बताया था, बट पार्ट 1 में मैंने बता दिया था, तो एक बार यहाँ भी मैं बता देता हूँ। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 141 में, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादी नेता नहीं माना जाता है? किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादी नेता नहीं माना जाता है? तो देखिए, फिरोज शाह मेहता उग्रवादी थे, दादा भाई नौरोजी तो बिल्कुल उग्रवादी थे, गोपाल कृष्ण गोखले भी उग्रवादी थे, लेकिन अरविंदो घोष नहीं थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 142 क्वेश्चन में कि भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों के नागरिक एवं सैन्य सरकार के सभी मामलों को नियंत्रित करने के लिए कौन निकाय स्थापित किया गया था? तो ये निकाय स्थापित किया गया था नियंत्रण बोर्ड, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को आगे चल के नाम भी बदल दिया गया था। देखिए दो था, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था ब्रिटिश क्षेत्रों के नागरिकों एवं सैन्य सरकारों के मामलों में नियंत्रित करने के लिए। अगला प्रश्न 143 का बात करते हैं। 143 प्रश्न में है कि भारत में सरकारी आंदोलन कोऑपरेटिव मूवमेंट की जांच के लिए 1915 में की समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा सर एडवर्ड मैक्लेगन ने किया था। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 144 की बात करें तो किस प्रमुख भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को मांडले जेल यानी बर्मा में कैद करके रखा गया था? तो बाल गंगाधर तिलक को मांडले जेल बर्मा में रखा गया था और उन्होंने वहाँ से एक पुस्तक लिखा था, बहुत ही फेमस पुस्तक लिखा था, वो आज भी प्रसिद्ध है। आप उस पुस्तक का नाम कमेंट्स में करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 145 में देखें तो होम रूल आंदोलन की मुख्य मांगें क्या थी? होम रूल आंदोलन की मुख्य मांगें थी ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन, यानी ब्रिटिश साम्राज्य थे उसके भीतर क्या चाहिए था? स्वशासन चाहिए था। अगला प्रश्न 146 नंबर की बात करते हैं। शुंग वंश के अंतिम शासक कौन था? तो शुंग वंश के अंतिम शासक का नाम था देवभूति। प्रश्न 147 में है सिथियन या शक मूल रूप से कहाँ से आए थे? सिथियन या शक जो है मूल रूप से कहाँ से आए थे? तो ये जो आया था, ये लोग आए थे मिड एशिया से आए थे। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 148 का बात करें, मौर्य काल में शिलालेख के लिए किस लिपि का विकास देखा गया था? तो ब्रह्मी लिपि का देखा गया था। हालांकि अशोक का शिलालेख जो है खरुष्ठी में भी मिला है, संस्कृत में, पाली में, ब्रह्मी में मिला गया है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो लिपि का विकास किया गया था वो ब्रह्मी लिपि का किया गया था। सबसे ज़्यादा शिलालेख ब्रह्मी लिपि में मिला है।
क्वेश्चन नंबर 149 में है कि 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम में ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों की मांगों के जवाब में कुछ सुधार पेश किए, निम्नलिखित में से क्या इस नियम का महत्वपूर्ण प्रावधान था? तो इस नियम का इसमें एक महत्वपूर्ण प्रावधान दिखाई दे रहा है, इंपीरियल विधान परिषद में भारतीय प्रतिनिधित्व का प्रावधान। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न 150 क्वेश्चन का बात करें तो प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य के दौरान चाटा और भाटा शब्द का इस्तेमाल किस लिए किया जाता था? चाटा और भाटा शब्द का इस्तेमाल किस लिए किया जाता था? तो नियमित और अनियमित सेना के लिए, नियमित के लिए चाटा और अनियमित सेना के लिए भाटा शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न की बात करते हैं 151 में कि हर्षवर्धन किस प्राचीन क्षेत्र से संबंधित थे? तो हर्षवर्धन थानेसर प्राचीन क्षेत्र से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 152 में 1909 में सर विलियम हर्ड कर्जन वायली एक ब्रिटिश अधिकारी की लंदन में गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस कृत्य के लिए कौन उत्तरदायी था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मदन लाल ढींगरा इसके लिए उत्तरदायी थे। प्रश्न 153, हड़प्पा सभ्यता में किस सामग्री की मूर्ति बनाने के लिए सिरे पेड़ो यानी लुप्त मोम की प्रक्रिया का उपयोग किया जाता था? ऑप्शन नंबर बी कांच। ऑप्शन नंबर बी कांच का उपयोग किया जाता था। नेक्स्ट प्रश्न का बात करते हैं, प्रश्न 154 का, अंग्रेजों की किस नीति ने आदिवासी भूमि स्वामित्व पर्यटन को बहुत प्रभावित किया और जनजाति में व्यापक असंतोष पैदा किया, जिससे विद्रोह को बढ़ावा मिल गया? जिससे क्या हुआ? विद्रोह को बढ़ावा मिल गया। तो ऑप्शन नंबर सी, वन कानून और भू व्यवस्थापन के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। प्रश्न 155 में निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासी विद्रोह नहीं था? तो खेरावार आंदोलन, तमार विद्रोह, संथाल विद्रोह या फराजी आंदोलन? देखिए, फराजी आंदोलन जो है ये एक आदिवासी विद्रोह नहीं था। अगला प्रश्न है, गुप्त अभिलेखों में तालाबों या पोखरों के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था? तो तालाबों या देखिए तालाबों या पोखरों के लिए तड़ाग शब्द का प्रयोग किया जाता है, या जो तड़ाग है ये उन्हीं का पर्यायवाची शब्द है तालाब का। 157 नंबर क्वेश्चन में मुफ्ती मोहम्मद एवाज के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कौन सा विद्रोह 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से पहले भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सबसे महत्वपूर्ण विद्रोहों में से एक था? इसके भी चार ऑप्शन है यहाँ पे, बरेली विद्रोह, कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह या चुआर विद्रोह। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बरेली विद्रोह। अगला प्रश्न है 158 में, सिंधु घाटी सभ्यता को धौलावीर स्थल निम्नलिखित में से किस कार्य यानी किस प्रैक्टिस के लिए जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जल संरक्षण प्रणाली, क्योंकि धौलावीर में बहुत अच्छा जल संरक्षण प्रणाली का निर्माण किया गया था। प्रश्न 159 का बात करें तो हर्षवर्धन साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो हर्षवर्धन साम्राज्य की राजधानी कन्नौज में थी, जो कि आजकल कानपुर के नाम से प्रसिद्ध है, उसी के आसपास। प्रश्न नंबर 160 में, गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के दौरान सैन्य भंडार की देखभाल के लिए उत्तरदायी अधिकारियों को क्या कहा जाता था? तो रणभंडारिका कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। प्रश्न 161 में है, मार्च 2025 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम में लचित बुरफुकन की स्मृति में लचित बरफुकन पुलिस अकादमी का उद्घाटन किया। लचित बरफुकन कौन थे? लचित बरफुकन कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अहोम साम्राज्य के एक सेनापति थे। क्या थे? अहोम साम्राज्य का एक सेनापति थे। 162 में प्रश्न है, गोवा किस वर्ष भारत में पुर्तगाली वाणिज्यिकी साम्राज्य की राजधानी बना था? तो ये बना था 1530 ईस्वी में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न 163 का बात करें, बंगाल के विभाजन की घोषणा के ठीक बाद 1905 ईस्वी में कांग्रेस ने बनारस अधिवेशन में मुख्य मुद्दा क्या था? उनका मुख्य मुद्दा था स्वदेशी का उपयोग और बहिष्कार। स्वदेशी का उपयोग और बहिष्कार। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 164 में 1918 में खेड़ा सत्याग्रह के दौरान किस नेता ने महात्मा गांधी का सहयोग किया था? तो ऑप्शन नंबर डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। उन्होंने खेड़ा सत्याग्रह गुजरात में संभाला भी था किसानों के साथ मिलकर। 165 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनसी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कथन कहा जा रहा है पहला नंबर कि आईएनसी की स्थापना 1885 में एलन एक्टू ह्यूम ने की थी, ये बिल्कुल सही है। बी नंबर में कहा जा रहा है कि आईएनसी का पहला सत्र डब्ल्यूसी बनर्जी की अध्यक्षता में पुणे में आयोजित किया गया था। अब देखिए इसमें ऑप्शन दिया गया है, केवल बी, केवल ए और बी दोनों, न तो ए और न ही बी। कौन सा कथन सही है पूछा है, सही नहीं है नहीं पूछा है, कौन सा कथन सही है? तो ये भी कथन सही है, क्योंकि आईएनसी का स्थापना 1885 में हुआ था और पहला सत्र में जो अध्यक्षता थी वो डब्ल्यूसी बनर्जी के पास ही थी। तो ए और बी दोनों क्वेश्चन जो है ए सही, केवल ए सही है, केवल ए सही है, बी सही नहीं है। डब्ल्यूसी बनर्जी की अध्यक्षता में पुणे में आयोजित नहीं किया गया था। ठीक है, तो पहला सत्र डब्ल्यूसी बनर्जी की अध्यक्षता में तो किया गया था, लेकिन वो पुणे में नहीं।
मुंबई में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, केवल बी सही होगा। बी में क्या है, केवल ए, यानी आईएनसी की स्थापना 1885 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न का बात किया जाए तो अगला प्रश्न 166 में है, किस रियासत के शासक ने सिख समुदाय और संस्थाओं को संरक्षण दिया था? तो ये दिया था पटियाला के भूपेंद्र सिंह, ऑप्शन नंबर सी। 167 की बात करें तो गुर्जर प्रतिहार राजवंशों का संस्थापक कौन था? तो नागभट्ट प्रथम थे, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 168 की बात करें तो 1510 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान से कौन सी जगह पर कब्जा किया और उसे पुर्तगाली पूर्वी साम्राज्य की राजधानी बनाई? तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर, गोवा। 169 का बात करें ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के तहत भारत के व्यापार संरचना ब्रिटेन के आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए तैयार की गई। निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वतंत्रता से पूर्व संध्या पर भारत के व्यापार संरचना से सबसे अधिक वर्णन करती है? शायद ये क्वेश्चन भी मुझे रिपीटेड लग रहा है। राइट आंसर इसका हो जाएगा कच्चे माल का निर्यात और निर्मित वस्तुओं का आयात किया जाता था। कच्चे माल भारत से निर्यात करके ब्रिटेन जाता था और वहाँ से बनाकर उसी कच्चे माल का वस्तु भारत में निर्यात किया जाता था। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न का बात करें, प्रश्न नंबर 170, इसमें कह रहा है बादामी के चालुक्यों की स्थापना किसने की थी? तो बादामी के चालुक्यों की स्थापना जो है पुलकेशिन प्रथम ने की थी। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। प्रश्न 171 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार मद्रास और बम्बई के गवर्नर नियमित रूप से किसे रिपोर्ट करते थे? तो बंगाल और बम्बई के गवर्नर मुख्य रूप से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट करते थे। ऑप्शन नंबर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर नहीं, वो करते थे गवर्नर जनरल को उस समय बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना देगा था। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 172 में है कि भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम वर्ष डैश में पारित किया गया था? तो ये 1861 में पारित किया गया था। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बीबीआई क्वेश्चन, इसे आप सभी याद रखेंगे। अगला प्रश्न 173 की बात करते हैं। कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1886 के अधिवेशन के दौरान इंग्लैंड और भारत के एक साथ साथ सिविल परीक्षा आयोजित कराने की प्रमुख मांग की गई थी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका अध्यक्षता जो है दादा भाई नौरोजी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है तोपखाना निम्नलिखित में से किस सैन्य तोपखाना शाखा को दिया गया सामान्य नाम था? ऑप्शन नंबर ए मुगल राजवंशों को। प्रश्न 175 में निम्नलिखित में से किसे 1857 के विद्रोह को महत्वपूर्ण कारण नहीं माना जाता है? ये प्रश्न लगता है फिर से रिपीट किया गया है। सती प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या और विधवा बाल विवाह को बढ़ावा देने वाले विदेशी नीतियाँ को ये 1857 के विरुद्ध नहीं माना जाता है। आपने 1857 के विरुद्ध को पढ़ा होगा ध्यान से, उसमें इन सारे रीजनों को कहीं भी चर्चा नहीं किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 176 में है, ऐसा कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने डैश अपना लिया था। क्या अपना लिया था? धर्म के बारे में बात किया गया है। जैन धर्म अपना लिया था। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग बात करते हैं। प्रश्न 177 में है, सुभाष चंद्र बोस के कार्यभार को संभालने से पहले इंडियन नेशनल आर्मी के नेता कौन था? तो उस समय इंडियन नेशनल आर्मी का नेता जो था कैप्टन मोहन सिंह थे। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। प्रश्न 178 में है, 1793 के चार्टर एक्ट के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी का चार्टर कितने वर्षों के लिए नवीकृत किया गया था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 20। प्रश्न 179 में निम्नलिखित में से किस कंपनी ने 1640 के दशक में चेन्नई में फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण किया और बाद में 1684 में मद्रास प्रेसिडेंसी की स्थापना की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। प्रश्न 180 में है, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा निम्नलिखित में से किस राजवंशों ने बनवाया था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गुलाम राजवंशों ने बनाया था। निम्नलिखित में से किसने 1606 ईस्वी में उत्तरी कोरोमंडल तट पर पेटापुल में अपना कारखाना स्थापित किया था? तो ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न का बात करते हैं। प्रश्न 182 कि औपनिवेशिक शासन के दौरान शिक्षा आम जनता के लिए काफ़ी हद तक अपर्याप्त थी। 1947 के आसपास भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो उसके 1947 के आसपास भारत की जो साक्षरता दर थी महज 20% थी, उससे भी कम। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। प्रश्न 183 में है, औपनिवेशिक काल के दौरान भारत का औद्योगिक विकास ब्रिटिश नीतियां का परिणाम था। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्वतंत्रता के पूर्व संध्या में भारत औद्योगिक विकास प्रकृति का सटीक वर्णन करता है? यह क्वेश्चन फिर से रिपीट किया गया, तीसरा बार रिपीट हुआ। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। समिति औद्योगिक गतिविधियां मुख्य रूप से कलकत्ता और बम्बई जैसे कुछ शहरों में केंद्रित थी। प्रश्न 184 की बात करें, विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित किस गुप्त साम्राज्य ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति को बढ़ावा दिया था? ऑप्शन नंबर ए अभिनव भारत। प्रश्न 185, हरिसेन किसकी राजकवि थे? तो हरिसेन जो है समुद्रगुप्त के राजकवि थे। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। प्रश्न
86 का बात करते हैं। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष निम्नलिखित में से किसके बीच हुआ था? तो कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष जो हुआ था ये पाल, गुर्जर, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। प्रश्न 187 में है, भारतीय कपड़ा उद्योग विभेदात्मक व्यापार प्रथाओं यानी डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड प्रैक्टिस के अधीन था। निम्नलिखित में से किस नीति ने ब्रिटिश शासन के तहत भारतीय कपड़ा उद्योग को नुकसान पहुंचाया था? तो ब्रिटिश को भारतीय निर्यात पर भारी शुल्क लगाए थे। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। प्रश्न 188 में है, 1930 के दांडी यात्रा का संबंध निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, यानी केवल ए सही है। ऑप्शन नंबर सी में केवल ए है। यह यात्रा सारामती आश्रम से शुरू हुई थी और 240 मील दूर तय करते हुए दांडी में समाप्त हो गई थी। ये बिल्कुल सही है। दांडी यात्रा के कारण पूना समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था, ये बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए मतलब केवल स्टेटमेंट ए सही है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। प्रश्न 189 की बात करें तो भूख हड़ताल को हथियार के रूप में पहली बार महात्मा गांधी ने किस संघर्ष के दौरान इस्तेमाल किया था? तो अहमदाबाद मिल मजदूर। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 190 की बात करते हैं। बंगाल विभाजन का विरोध करने और भारतीय वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। बंगाल विभाजन जो है विरोध करने और भारतीय वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 1905 ईस्वी में। बंगाल विभाजन भी 1905 ईस्वी में ही हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय। अगला प्रश्न 191 में, हैदराबाद के निजाम ने अपने शासन के किस रूप में पेश करने का प्रयास किया था? तो दक्कन में एक मुस्लिम संप्रभुता यानी एक अलग देश बनाना चाहता था वो हैदराबाद को, इसी रूप में। ऑप्शन नंबर डी विल भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 192 में है, कृषि के विकास के लिए मोहम्मद तुगलक द्वारा खोले गए नए विभाग का नाम क्या था? तो उसका कृषि के लिए खोले गए विभाग का नाम था दीवान ए कोही। दीवान ए कोही बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ये पूछता है। तो ऑप्शन नंबर ए विल भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 193 में है, कर्नाटक में स्थित बादामी गुफाओं का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासकों द्वारा करवाया गया था? तो ये चालुक्यों द्वारा कराया गया था। ऑप्शन नंबर ए विल भी करेक्ट आंसर। प्रश्न 194 में है, भूमि अनुदान के कारण गुप्तोत्तर समाज में किस वर्ग के अधिकतम महत्व प्राप्त हुआ? तो ये हुआ था ब्राह्मण को। ऑप्शन नंबर सी विल भी करेक्ट आंसर। प्रश्न 195 में निम्नलिखित में से कौन सा समुद्रगुप्त के शासनकाल का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? ऑप्शन नंबर बी प्रयागराज प्रशस्तित अभिलेख। प्रश्न 196 में है, पल्लव वंश के किस शक्तिशाली राजा शासक ने महाबलीपुरम में तट्य मंदिर का निर्माण कराया था? ऑप्शन नंबर ए नरसिंहवर्मन द्वितीय ने। क्वेश्चन नंबर 197 है, अशोक ने धम्म के प्रसार के लिए विशेष अधिकार नियुक्त किए थे जिन्हें किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन नंबर सी धम्म महापात्र के नाम से। प्रश्न नंबर 198 का बात करें तो 198 में है, कौन सा हड़प्पा स्थल जूते हुए खेतों के साक्ष्य को दर्शाता है? तो ये कालीगंगा, यानी ऑप्शन नंबर डी विल भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 199 में लगभग 5000 वर्ष पूर्व थार रेगिस्तान क्षेत्र में कौन सा प्राचीन सभ्यताएं फल फूल रही थी? तो सिद्धू घाटी सभ्यता। ऑप्शन नंबर ए विल भी करेक्ट आंसर। लास्ट प्रश्न आज के इस लेक्चर का, प्रश्न नंबर 200, यानी हम लोग दोहरा सेंचुरी मार दिए। कृषि के विकास के लिए मोहम्मद तुगलक द्वारा खोले गए नए विभाग का नाम क्या था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दीवान ए कोही। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ, अभी जस्ट 2-3 मिनट पहले ऊपर रिपीट हुआ था। तो ये हम लोग दूसरा लेक्चर कंप्लीट करते हैं। इसमें भी हमने 100 क्वेश्चन कवर किया, 200 को ओवर हमने हिस्ट्री का कवर कर लिया और इसमें 41-42 क्वेश्चन के आसपास से हिस्ट्री खत्म हो जाएगी, पॉलिटी स्टार्ट होगी। इस तरह आरबी एनटीपीसी 2025 ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 1 एग्ज़ाम ऑल शिफ्ट के सारे क्वेश्चन हम लोग कवर कर लेंगे, जो कि एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम में काफ़ी हद तक सेम क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ से वीडियो को बार बार रिपीट करके देख पाएंगे ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और मैथ और रीजनिंग की भी कोशिश की जाएंगे, इस चैनल पे वीडियो अपलोड करा दिए जाएंगे। आपके पास मात्र 1 महीना का समय है, आप इसे रिपीट मोड में देखें और 1.25 की स्पीड में देखें ताकि जल्दी से आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना होते हुए सारे प्रश्नों को आप कवर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, पार्ट 3 बहुत जल्दी इसे अपलोड कर दिया जाएगा। वीडियो को आप लोग दोस्तों के बीच शेयर कीजिए जिनका अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम अभी आगे होने वाला है।